आज हम लोग ये पढ़ना चाहते हैं कि जो कंसिस्टेंट सुपरपोजिशन होता है उसमें भी अगर आप मेनली देखेंगे तो दो तरीके की कैटेगरी होती है जो कि प्रोमिनेंटली हमको देखने का मौका मिलता है। कंसिस्टेंट सुपरपोजिशन की मैं बात कर रहा हूं। इनकंसिस्टेंट्स को लिव एंड बिहाइंड उसको हमें नहीं पढ़ना है। कंसिस्टेंट की बात मैं कर रहा हूं कि अगर कंसिस्टेंट सुपरपोजिशन में सुसंगत अध्यारोपण में आप देखेंगे उसमें भी प्रोमिनेंटली आपको दो तरीके की कंडीशंस देखने का मौका मिलता है। आज हम उनका जिक्र करेंगे, उनको क्या बोलते हैं, ये सारी चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं। तो उनकी कुछ फिगर्स मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा वक्त ये बनाने में लगता है, तो मैंने पहले से ही बना लिया है ताकि आपका वक्त बर्बाद ना होने पाए और हम बस आपको समझाते चले जाएं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक तरीके का कंसिस्टेंट सुपरपोजिशन में मैंने बोला कि दो तरीके के सुपरपोजिशन आपको मेनली दिखेंगे, और भी होते हैं पर हमने उनमें जो दो मेन होते हैं उनके हमने नाम रखे हैं, बाकी क्या होता है वो आप समझ सकते हैं। एक ये फिगर उसका बना हुआ है, एक का फिगर ये यहां पर बना हुआ है। थोड़ा सा इनको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। एक वेव ये है, एक लाइट सोर्स यहां पर है। कैसा लाइट सोर्स है ये? आंसर है कोहेरेंट लाइट सोर्सेज हैं दोनों। एक लाइट सोर्स हमने यहां पर रखा है S2, दोनों से वेव्स निकल के आगे बढ़ रही हैं, और यहां पर ये ना हमने स्क्रीन लगा के रखी हुई है, ये स्क्रीन है। अब ये लाइट वेव ऐसे आती है, ये वेव नंबर 1 है, वेव 1 है। तो ये जब ऐसे जाती है और पर्दे पर पहुंचती है, मान लिया कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो A के बराबर है। पॉजिटिव डायरेक्शन पे है तो प्लस A, नेगेटिव डायरेक्शन पे है तो माइनस A। ऐसे ही ये प्लस A माइनस A प्लस A माइनस A यहां पर ऐसे पहुंचेगी। अगर अकेली ये वेव नंबर 1 ही स्क्रीन पर पहुंचे, वेव नंबर 1 केवल स्क्रीन पर पहुंचे, अभी दूसरी वेव हम स्क्रीन पर नहीं डाल रहे हैं, तो क्या आप बता सकते हैं मुझे कि जब ये वाला पॉइंट पहुंचेगा, ये वाला पॉइंट, तो पर्दे पर कितना ब्राइटनेस आपको मिलेगा? 0। जब ये वाला पॉइंट पहुंचेगा तो कितना डिस्प्लेसमेंट है इसका? -A। इसलिए ब्राइटनेस कितनी मिलेगी आपको? A²। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करेंगे, फिर ये पॉइंट आएगा 0, फिर A², इस तरीके से। तो क्योंकि इस वेव का एम्पलीट्यूड A हमने माना, या आप ठीक है, तो यहां पर जो तीव्रता आपको मिलेगी पहली तरंग की, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A²। इतनी ब्राइटनेस आपको पर्दे पर मिलेगी, मैक्सिमम ब्राइटनेस की अगर मैं बात करूं, इतनी मैक्सिमम ब्राइटनेस आपको पर्दे पर मिलेगी जब केवल ये वाली वेव हम भेज रहे हैं। अब हमने इसको रोक दिया, ये वाली वेव जा रही है, वो रुकी हुई है, वो नहीं जा रही है, उसको हमने नहीं भेजा, ये वाली वेव जा रही है। और मान लीजिए, समझना इजी रहता है हमारे लिए, तो हम मान लेते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड भी A है, दोनों सेम एम्पलीट्यूड की वेव्स हैं। अदरवाइज आप अलग अलग एम्पलीट्यूड भी मान सकते हैं। कोहेरेंट लाइट वेव्स की आपको जो प्रॉपर्टी बताई गई है वो प्रॉपर्टी है उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इक्वल होना, एम्पलीट्यूड का इक्वल होना। दिस इज नॉट द कंडीशन ऑफ कोहेरेंट लाइट सोर्सेज, कोहेरेंट लाइट वेव्स। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बराबर होना जरूरी है। आयाम उनके बराबर है कि नहीं है ये कोई जरूरी नहीं है, तो आयाम हम बराबर ले भी सकते हैं, और हम चाहें तो एक का आयाम A1 और दूसरी का आयाम A2 ले सकते हैं। समझ आ रही बात आपको? हमने अपनी सुविधा के लिए, ताकि हम आपको ये चीज ज्यादा समझा सकते हैं, इसलिए हमने अपने कन्वीनियंस के लिए दोनों के एम्पलीट्यूड A ले लिए हैं। अदरवाइज एम्पलीट्यूड का बराबर होना, दिस इज नॉट द कंडीशन फॉर द कोहेरेंट लाइट वेव्स। ये कंडीशन नहीं है उसकी कोई, ये नहीं जा रही है, केवल ये वेव पर्दे पर जा रही है, तो ये वेव पर्दे पर मैक्सिमम कितनी ब्राइटनेस दे सकती है? अगर हम इसके द्वारा दी गई ब्राइटनेस को I2 ले लें, then I2 will be directly proportional to A²। समझ में आया? ये केवल अकेली ये वेव पर्दे पर जाएगी, द मैक्सिमम ब्राइटनेस ऑन द स्क्रीन विल बी A²। स्टॉप दिस वेव एंड सेंड दिस वेव, इस वेव को भेज दीजिए आप।
then again you will find that the brightness, the maximum brightness of on the screen is again a square because the amplitudes of both the waves are same. तो ये पहुंची तो भी मैक्सिमम ब्राइटनेस कितनी मिलेगी आपको, a स्क्वायर. ओके, अब हमने एक काम कर दिया, दोनों वेव्स को ना एक साथ डाल दिया, दोनों वेव्स को एक साथ भेज दिया. अब क्या होगा देखिए, ध्यान से देखिएगा. सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल आपने बड़े अच्छे से सीखा और पिछले 2 दिन से लगातार हम यही कर रहे हैं. सीखा है कि नहीं सीखा आपने? सीखा है ना. तो चलिए देखिए, अब जब दोनों हमने एक साथ डाल दी तो वेव्स की देखिए, जब पर्दे पर ये वाला पॉइंट पहुंचेगा तो पर्दे का ये वाला जब पॉइंट पहुंचेगा इस वाली वेव का, तो इस वाली वेव का ये वाला पॉइंट पहुंचेगा उस वक्त, और पर्दे पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना मिलेगा आपको, 0. अगर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपको 0 मिलेगा तो यहां का डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, 0. समझ आ गया आपको. जब इस वेव का ये वाला पॉइंट पहुंचेगा, जिसे आप बोलते हैं ट्रफ, गर्त बोलते हैं, वेव में ऊपर के उठे हुए भागों को बोला जाता है श्रृंग, और नीचे के जो उठे हुए भाग होते हैं उनको बोला जाता है गर्त. श्रृंग को बोलते हैं क्रेस्ट और गर्त को बोलते हैं ट्रफ. तो जब इस वेव का ट्रफ पहुंचेगा पर्दे पर, उस समय इस वेव का क्या पहुंचेगा पर्दे पर, आंसर है इसका भी ट्रफ पहुंचेगा पर्दे पर. तो पर्दे पर इन दोनों की वजह से पर्दे पर जो पार्टिकल होगा, मीडियम जो पार्टिकल है, उसका नेट डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना मिलेगा आपको, इसका -a, इसका भी -a, और दोनों के ट्रफ एक साथ पर्दे पर पहुंच रहे हैं. तो इस जगह पर जो पार्टिकल होगा मीडियम का, उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना मिलेगा आपको, 0 मिलेगा, a मिलेगा, 2a मिलेगा, -2a मिलेगा, क्या मिलेगा, -2a. -2a का मतलब अगर ये a है तो ये -2a, इसका जस्ट डबल, ये -2a मिलेगा आपको. इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट -2a, इतना सारा डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, दोनों का मिला के एक साथ डबल. समझ आया आपको? ओके. अब जब वे इस वाली वेव का ये वाला पॉइंट पर्दे पर पहुंचेगा स्क्रीन पर, उस समय इस वेव का ये वाला पॉइंट पहुंचेगा. इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना, 0. इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना, 0. तो पर्दे पर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगा आपको, 0. रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट 0 मतलब 0, ना ये थोड़ा ऊपर ना थोड़ा नीचे. ओके. अब स्क्रीन पर ये वाला पॉइंट पहुंचा पहली वेव का. अगर पहली वेव का ये +a पहुंच रहा है, उस समय दूसरी वेव का क्या पहुंचेगा, उस समय दूसरी वेव का भी तो +a ही पहुंचा. तो इस जगह का, इस वाले पॉइंट का, मीडियम का जो ये वाला पार्टिकल होगा, इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, परिणामी विस्थापन कितना होगा, हाँ जी, +2a. वेरी गुड. तो +2a उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा. इतना एक वेव के लिए कितना है, a, लेकिन यहां पर कितना मिलेगा आपको, टोटल 2a मिल जाएगा. ऐसे ही जब इस वेव का ये वाला पॉइंट पहुंचेगा, उस समय दूसरी वेव का ये पॉइंट पहुंचेगा, 0 डिस्प्लेसमेंट का पॉइंट. अगेन इस जगह पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, परिणामी विस्थापन 0, यहां पर पॉइंट मिल जाएगा आपको. फिर इस वेव का ये वाला पॉइंट पहुंचा, इसका विस्थापन कितना है, -a. उस समय दूसरी वेव का कौन सा पॉइंट पहुंचेगा, -a वाला. समझ में आया? दोनों के सुपरपोजिशन से परिणामी विस्थापन कितना मिलेगा आपको, -2a. तो इस जगह का जो पार्टिकल होगा उसका परिणामी विस्थापन -2a के बराबर मिल जाएगा. ठीक है. फिर इस वेव का ये वाला पॉइंट पहुंचा, ये वाला इसका पहुंचा, फिर से विस्थापन कितना हुआ, 0. अब आप समझ रहे होंगे. इसके पीछे क्या मिल जाएगा, 2a, फिर 0, फिर यहां क्या मिल जाएगा, -2a, फिर 0, फिर यहां क्या मिल जाएगा, 2a, यहां 0. ये हमने देखो ग्राफिकली हम इसको समझ रहे हैं.
सुपरपोजिशन में जो कंसिस्टेंट सुपरपोजिशन है उसको समझने का हमारे पास दो तरीके हैं। एक हम समझ सकते हैं ग्राफिकल मेथड से और दूसरा हमारे पास है एनालिटिकल मेथड। सुन रहे हैं हमारी बात? नहीं सुन रहे हैं? आप तो बात कर रहे हैं, आप कहां सुन रहे हैं? देखिए, बात मत किया करिए, ठीक है? बात करते हुए आप अच्छे नहीं लगते हो। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊं आपको, आप जानते हैं इस दुनिया में दो शब्द ऐसे हैं ना जिनका कॉम्बिनेशन ही कसम से बड़ा गजब का है यार। कौन से दो शब्द पूछना नहीं चाहेंगे आप लोग? पूछना चाहेंगे? आप जानते हैं वो दो शब्द हैं वक्त और कद्र। वक्त और कद्र। आप जानते हैं जब ईश्वर आपको वक्त देता है तो चीजों की कद्र करनी आपको नहीं आती है, और जब तक कसम से आपको कद्र करनी आती है ना उस समय ईश्वर आपसे वक्त खींच लेता है। इसलिए प्लीज समय के साथ, वक्त के साथ चीजों की कद्र करते जाइए। आप हमेशा देखिएगा सक्सेस के मार्ग पर ही आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए देखिए इधर, अब इसका हमने क्या बताया आपको कि कंसिस्टेंट सुपरपोजिशन में जो अभी हमारे पास समझने के दो तरीके हैं, एक ग्राफिकल मेथड है और एक एनालिटिकल मेथड है। सो दिस इज द ग्राफिकल मेथड, ग्राफ बना के समझ रहे हैं। एनालिटिकल मेथड में क्या होगा, मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे और उसको समझ लेंगे, ठीक है? पर फिगर्स स्पीक बेटर देन द वर्ड्स, यू नो, कि चित्र शब्दों से कहीं ज्यादा अच्छा समझाते हैं आपको। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसकी मदद से भी आप समझने की कोशिश करिए। एंड आई होप कि इतनी बात तो समझ आ गई अब तक आपको। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो वो ग्राफ कैसा बनेगा, ये देखिए ग्राफ दिखाई दे रहा है आपको थोड़ा सा? ये ग्राफ मिलेगा जब इस तरीके की दोनों वेव्स, इस तरह की दोनों वेव्स एक साथ पर्दे पर पहुंचेंगी। तो ये फर्स्ट वेव है, ये वेव नंबर 2 है, और ये क्या है, ये दोनों के सुपरपोजिशन से बनी परिणामी तरंग है, रिजल्टेंट वेव है ये। इस वेव का नाम क्या है? रिजल्टेंट वेव। समझ आ गई बेटा? ये पहली तरंग, ये दूसरी तरंग, और ये जब दोनों एक साथ भेजेंगे तो माध्यम में दोनों सुपरपोज करेंगी और इस तरीके की वेव बना के खड़ी कर देंगे। एंड कैन यू टेल मी व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव? क्या आयाम है इस तरंग का? हाँ जी बोलिए। 2a, वेरी गुड। और ये नीचे साइड लेंगे तो -2a। अब जब ये वेव पर्दे पर पहुंचेगी, क्योंकि दोनों ने तो ये बना दिया, अब ये वेव जब पर्दे पर पहुंचेगी ना, सो क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट विल बी द मैक्सिमम ब्राइटनेस गिवन बाय दिस वेव? इस तरंग के द्वारा पर्दे पर दी जाने वाली मैक्सिमम ब्राइटनेस कितनी होगी, इंटेंसिटी कितनी होगी? 4a², because you know that the intensity of wave is again directly proportionate to the square of amplitude। आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका आयाम कितना मिला? 2a। तो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव विल बी 2a का होल स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, और 2a का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4a² आ जाएगा, अगर आप 2a का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है? अब इतने से ही में बहुत सारे बच्चों को यह प्रॉब्लम होगा, आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं इसको। देखिए एक अजीब सी चीज, पहली वेव जाती है अकेली, वो पर्दे को कितना ब्राइट करती है? a², छोड़ो इसको। दूसरी वेव जाती है अकेली, पर्दे पर कितनी ब्राइटनेस फैला देती है? a²। अब दोनों एक साथ जाती है तो पर्दे पर कितना आना चाहिए? a², 2a², but no, the maximum brightness on the screen is 4a², not 2a²। This is the specialty of consistent superposition। अध्यारोपण कहां से हो गया यार? एक वेव जा रही थी, कितना फैला रही थी? a²। दूसरी जा रही थी, कितना फैलाती थी? तो दोनों भेजने पर हमको क्या लगता था, कितना आनी चाहिए ब्राइटनेस? a², 2a² आना चाहिए, बट देयर इज नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है यहां। कितना ब्राइटनेस मिलेगी आपको? 4a², 4 गुना ज्यादा। ये कैसे हो गया? यही तो समझना है इसमें।
ठीक है, चलिए अभी इसकी चर्चा नहीं करेंगे, हम बाद में इसके बारे में बताएंगे, लेकिन अभी आप समझ लें कि यह होता है। अब इस प्रकार का जो सुपरपोजिशन होगा, एक्चुअली क्या आप बता सकते हैं ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट में आता है? कंसिस्टेंट है। ये तो एक साथ क्रेस्ट, ट्रफ से ट्रफ मिल रहा है, क्रेस्ट से क्रेस्ट मिल रहा है, ट्रफ से ट्रफ मिल रहा है, ऐसा आप कितनी भी दूर चले जाइए हमेशा सुरंग से सुरंग और गर्त से गर्त मिलता जाएगा। कोई वेव आगे पीछे तो नहीं हो रही है, तो ये कौन सा सुपरपोजिशन है? कंसिस्टेंट है। और कंसिस्टेंट में ये वाली कैटेगरी को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, संपोषी अध्यारोपण। क्या बोलेंगे इसको? संपोषी अध्यारोपण इसको कहा जाएगा। कंसिस्टेंट तो है, पर कंसिस्टेंट में ये कौन सी कैटेगरी होगी आपकी? कंस्ट्रक्टिव। इसे हम हिंदी में बोलेंगे संपोषी अध्यारोपण। संपोषी अध्यारोपण, अंग्रेजी में इसी को बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। और अब हमको एक चीज और दिमाग में आ गई है कि संपोषी अध्यारोपण के लिए अब हम फिगर देख के एक बात समझ में आ रही है कि संपोषी अध्यारोपण के लिए क्या जरूरी है। आंसर है एक वेव के सुरंग से दूसरी वेव का सुरंग, एक के गर्त के साथ दूसरी का गर्त। तो संपोषी अध्यारोपण के लिए चित्र देखकर हमको यह बात समझ में आई कि दो वेव्स जो जाती हैं उनमें से एक का सुरंग दूसरी के सुरंग से मिलना चाहिए, एक का गर्त दूसरी के गर्त से मिलना चाहिए। अगर ऐसा है तो उस अध्यारोपण को हम कौन सा अध्यारोपण बोलेंगे? संपोषी अध्यारोपण बोलेंगे। ये कंसिस्टेंट में आएगा कि इनकंसिस्टेंट में आएगा? कंसिस्टेंट में। इनकंसिस्टेंट को छोड़ दिया मैंने, देखो मैंने कल भी बोला कि जो इनकंसिस्टेंट होगा उसको हम स्टडी नहीं करेंगे, हम सिर्फ कंसिस्टेंट सुपरपोजिशन को स्टडी करेंगे। तो इसको हम संपोषी अध्यारोपण बोला करेंगे और यहां पर पर्दे पर ब्राइटनेस आपको मैक्सिमम 4a² के बराबर मिल जाएगी। ओके, अब ये एक बगल में फिगर बना हुआ है, इसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करिए। इसमें भी इसका आयाम मैंने कितना मान लिया? a। अब डिस्टेंस नीचे की तरफ मेजर करोगे तो -a आ जाएगा। अब अगर ये वेव अकेली पर्दे पर पहुंचेगी तो इसका एम्पलीट्यूड कितना है? a है। ये पर्दे पर कितनी ब्राइटनेस देगी? ये पर्दे पर ब्राइटनेस देगी a² के बराबर। ठीक है, अब इसको छोड़ दीजिए, ये वाली वेव जा रही है, इसका भी एम्पलीट्यूड हमने कितना मान लिया? a मान लिया। बस अगर पॉजिटिव डायरेक्शन पे है तो +a और अगर नेगेटिव डायरेक्शन पे है तो -a, बस इतना सा हमने यहां लिख दिया। अब जब ये वाली वेव पर्दे पर पहुंचेगी, स्क्रीन पर पहुंचेगी, तो ये पर्दे पर कितना इंटेंसिटी देगी, पर्दे को कितना ब्राइट कर देगी है। तो क्योंकि इसका आयाम a है, इसलिए इस तरंग के द्वारा दूसरी वेव जो है उसके द्वारा पर्दे पर फैलाई गई ब्राइटनेस, पर्दे को दी गई इंटेंसिटी कितनी आएगी? a² के बराबर आएगी। दिस इज वेव नंबर 1 एंड दिस इज वेव नंबर 2। अब हम इनका रिजल्टेंट यहां बनाना चाहते हैं, परिणामी वेव। इसको कौन सी तरंग बोलेंगे जो यहां पर बनाएंगे हम? इसको हम पहले बना लेते हैं, बाद में लिख देंगे, नहीं तो आपको कंफ्यूजन ना हो जाए कहीं। ठीक है, अब चलिए बनाते हैं जरा। ये वेव का पर्दे पर का क्या पहुंचा? 0। उस वक्त सेकंड वाली वेव का पर्दे पर कौन सा पॉइंट पहुंचा? 0। तो पर्दे के इस पॉइंट का जो कि यहां पर है, इस पॉइंट का परिणामी विस्थापन कितना होगा? 0। मतलब ये यहीं रहेगा, ना तो ये ऊपर जाएगा और ना ये नीचे जाएगा। समझ आ गया आपको? ओके, अब ये वाली वेव का ये वाला पॉइंट लेते हैं, -a। उस वक्त दूसरी वेव का कौन सा पॉइंट इस पर्दे पर पहुंचेगा? +a वाला पॉइंट पर्दे पर पहुंच जाएगा। समझ आ गया आपको? ये -a और ये +a। अब बताइए ये वाला पॉइंट जो होगा, जब दोनों वेव्स एक साथ पहुंचेंगी उनका परिणामी होगा, वो एक दूसरे से सुपरपोज करेंगी, तो पर्दे का ये वाला पॉइंट का परिणामी विस्थापन कितना बनेगा? 2a बनेगा
प्लस ए बनेगा माइनस ए बनेगा, कितना परिणामी विस्थापन बन जाएगा? आ जाओ आगे आ जाओ, यहां पर बैठो, देखो जगह पड़ी हुई है। हाँ इसमें बैठ जाओ, एक लोग खिसक जाओ, कॉपियां सब उधर रख दो, एक लोग इसमें आ जाओ आगे वाली सीट में, धीरे से बिठा लो। तो ये माइनस ए और ये क्या है? प्लस ए, ठीक है। अब बताइए पर्दे के इस पॉइंट का परिणामी विस्थापन कितना मिलेगा? प्लस ए माइनस ए, व्हाट विल हैपन? 0। तो ये ना ऊपर जाएगा और ना ही तो नीचे जाएगा, ये यहीं रहेगा। उसके थोड़ी देर के बाद ये वाला पॉइंट पर्दे पर पहुंचेगा इस वेव का, तो दूसरी वेव का भी तो 0 पहुंचा। पहली वेव 0 डिस्प्लेसमेंट, दूसरी वेव 0 डिस्प्लेसमेंट, तो परिणामी तरंग का भी क्या? 0 डिस्प्लेसमेंट। समझ आ गई बात आपको? अच्छा, इसके बाद फिर ये वाला पॉइंट पहुंचा फर्स्ट वेव का, दैट इज प्लस ए डिस्प्लेसमेंट। उस समय सेकेंड वेव का कौन सा पॉइंट पहुंचा? माइनस ए, प्लस ए माइनस ए। तो इस पॉइंट का परिणामी विस्थापन बताइए क्या आएगा? 0। देख रहे हैं आप? और इतना बनाने के बाद आपको समझ में भी आ गया आप तो कि अब लगातार क्या होगा, सब पूरे जगह पर हमें विस्थापन, परिणामी विस्थापन कैसा मिलेगा? 0 ही मिलेगा परिणामी विस्थापन। तो इसका मतलब यहां भी एक परिणामी तरंग बनी, एक रिजल्टेंट वेव बनी। ये कौन सी वेव बन गई? रिजल्टेंट वेव का ग्राफ बना लिया मैंने। रिजल्टेंट वेव का जो ग्राफ बनाया उसका एम्पलीट्यूड कितना आया, उसका आयाम कितना हुआ? उसका आयाम 0 आ गया। या अगर इन दोनों तरंगों के आयाम a1 और a2 होते तो इसका आयाम कितना आता? माइनस करके मिलता हमें, a1 डिफरेंस a2 करके मिलता। फिर तो भाई एक में दूसरे माइनस ही तो होता रहा है यहां पर, तो हमने आयाम बराबर माने हैं तो 0 आ गया है। अगर आयाम में a1 और a2 मानते, हम a1 और a2 मानते, अगर ये a1 होता ये a2 होता, तो आपको नहीं लगता माइनस a1 प्लस a2 आ जाता इसका आयाम? और ये a1 है और ये a2 है, तो a1 माइनस a2 यहां पर आ जाता कि नहीं आ जाता? कुल मिला के एक के आयाम में दूसरे का आयाम माइनस होके इसका आयाम बन जाता। फिलहाल हमने जो माना है उसके अकॉर्डिंग आयाम 0 है, तो यहां पर ब्राइटनेस भी कितनी मिलेगी रिजल्टेंट वेव की? 0 ब्राइटनेस आपको मिलेगी। ये कंडीशन भी हो सकती है। क्या ये कंसिस्टेंट सुपरपोजिशन है कि नहीं है? कंसिस्टेंट है, एक जैसी ब्राइटनेस दे रहा है, भले वो ब्राइटनेस 0 है लेकिन एक जैसी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तो ये भी कंसिस्टेंट सुपरपोजिशन है। कंसिस्टेंट सुपरपोजिशन की ये वाली कैटेगरी जिसमें पर्दे पर पहुंचने वाली तरंग की तीव्रता या तो बहुत कम होती है कि हमको दिखाई भी नहीं देगी, और या तो तीव्रता कैसी हो जाएगी? बिल्कुल 0 हो जाएगी। इस प्रकार का जो सुपरपोजिशन होता है इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। कौन सा सुपरपोजिशन बोलेंगे? डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन को हिंदी में कहा जाता है विनाशी अध्यारोपण। डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन को हिंदी में क्या बोला करेंगे आप? विनाशी अध्यारोपण। क्यों? क्योंकि यहां थी तो दोनों तरंगें, लेकिन उन्होंने ऐसा सुपरपोज किया कि एक दूसरे का उन्होंने क्या कर दिया? विनाश ही कर दिया, सीधे डिस्ट्रक्ट कर दिया एक दूसरे को। इसलिए हमने इस वाले सुपरपोजिशन का नाम ही क्या रख दिया? डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। और यहां एक ने दूसरे को सपोर्ट किया था, एक ने दूसरे की मदद की थी, एक दूसरे के बनने में मदद कर रही थी, इसलिए इनका नाम रखा था संपोषी अध्यारोपण, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। एक दूसरे को क्या करती थी? कंस्ट्रक्ट करती थी वो। यहां एक दूसरे को क्या करती है? डिस्ट्रक्ट करती हैं। इसलिए ये कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन और ये डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इन दोनों सुपरपोजिशन में कोई डिफरेंस आपको दिख रहा है? ग्राफ में क्या दिख रहा है? कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन तब होगा जब एक वेव के स्रंग से दूसरी वेव का स्रंग मिलेगा और गर्त से गर्त मिलेगा, तो कौन सा सुपरपोजिशन होगा? संपोषी अध्यारोपण होगा, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा। ठीक है। और पर्दे पर उस समय ब्राइटनेस कैसी मिलेगी? मैक्सिमम।
पर्दे पर ब्राइटनेस कैसी मिलेगी? मैक्सिमम। ब्राइटनेस आपको मैक्सिमम मिलेगी। और अगर डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कब होगा? आप ग्राफ को देखिए, आप जब इसका श्रृंग आया है उसी वक्त इसका क्या आया है? गर्त आया है। जब इसका गर्त आया है उस वक्त इसका क्या आया है? श्रृंग। फिर जब इसका श्रृंग है तो इसका गर्त, इसका गर्त है तो इसका श्रृंग। तो हमको ये भी समझ में आ गया कि जब एक वेव का श्रृंग आएगा और उसी समय दूसरी वेव का गर्त आएगा, उस समय पर्दे पर परिणामी तीव्रता कितनी मिलेगी? 0, यानी कि अंधेरा मिलेगा। देखो कितना अजीब है ना, ये वाली वेव भेजी, a² से चमकता है पर्दा, इसको छोड़ो, ये वाली भेजो, a² से फिर पर्दा चमकता है, और दोनों को भेज दिया तो हमें लगा कितनी चमक जानी चाहिए? 2a²। ऐसा नहीं हुआ। कितनी चमक जा रही पर्दे पर? 0। कहां चली गई दोनों वेव? सो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ वेव थ्योरी। ये ही वेव थ्योरी की स्पेशलिटी है। और ऐसा तो है नहीं पर्दे पर 0 ब्राइटनेस आ रही है, पर हमको समझ भी तो आ रहा है कि अगर वेव है तो ये हो सकता है, पॉसिबल है। वेव है तो पॉसिबल है फिर ये। और हमको ये भी समझ में आ गया कि पर्दे पर रिजल्टेंट ब्राइटनेस कितनी मिली? 0। डार्क मिला, अंधेरा मिलता है पर्दे पर। तरंग दोनों जा रही हैं, बावजूद इसके पर्दे पर अंधेरा है, जबकि दोनों तरफ से लाइट वेव चल रही हैं, पहुंच रही है स्क्रीन पर, उसके बाद भी पर्दे पर डार्कनेस आपको मिल रही है। तो इस प्रकार का सुपरपोजिशन, इस प्रकार का जो कंसिस्टेंट सुपरपोजिशन होगा, उसका हमने क्या नाम रख दिया? विनाशी अध्यारोपण, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन को देखने के बाद भी अब हमको एक बात समझ में आ गई है कि दो वेव्स एक दूसरे को डिस्ट्रक्ट कर देंगी या उनसे विनाशी अध्यारोपण होगा। ऐसा कब हो सकता है? जब एक का श्रृंग पहुंचे और उसी वक्त दूसरे का क्या पहुंचे? गर्त पहुंचे। और अगर इसका गर्त पहुंच रहा है तो दूसरे का क्या पहुंचना चाहिए? श्रृंग। ठीक है, फिर से इसको मैं 1 मिनट में समराइज कर देता हूं बस जल्दी से, और फिर आगे बढ़ जाते हैं। अगर पर्दे के किसी बिंदु पर, देखो इनकंसिस्टेंट की तो हम बात ही नहीं करेंगे, तो आप भूल जाइए कि अगर ये इनकंसिस्टेंट हो तो क्या होगा, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कंसिस्टेंट की बात कर रहे हैं। तो पर्दे के किसी बिंदु पर अगर 2 तरंगे पहुंच रही हैं और दोनों के श्रृंग से श्रृंग, गर्त से गर्त मिलके पहुंच रहे हैं, एक साथ पहुंच रहे हैं, तो पर्दे पर तीव्रता का क्या होगा? आंसर है मैक्सिमम ब्राइटनेस मिलेगी आपको, अधिकतम तीव्रता मिलेगी। उस समय जो अध्यारोपण होगा उसको कौन सा अध्यारोपण बोला करेंगे आप? संपोषी अध्यारोपण बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कहा जाएगा। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, अगर पर्दे के किसी बिंदु पर जो 2 तरंगे पहुंच रही हैं, उनमें से एक के श्रृंग के साथ दूसरे का गर्त पहुंचता है और एक के गर्त के साथ दूसरे का श्रृंग पहुंचता है, उस सिचुएशन पर क्या होगा बता सकते हैं? कौन सा अध्यारोपण होगा? उस समय विनाशी अध्यारोपण होगा। और उस वक्त पर्दे पर ब्राइटनेस कितनी मिलेगी? मैक्सिमम। आंसर है उस समय पर्दे पर जो ब्राइटनेस मिलेगी वो 0 मिलेगी, अंधेरा मिलेगा, आपको डार्कनेस मिलेगी वहां पर। इतनी चीज समझ में आ गई? तो ये तो अभी हमने देखा कि संपोषी और विनाशी अध्यारोपण कहते किसको हैं। अभी तो हमने केवल ये चीज देखी। अब हम इनको ही लेकर के फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस समझेंगे। फेज डिफरेंस को हिंदी में बोलते हैं कलांतर। फेज डिफरेंस का मतलब क्या होगा? कलांतर, कि दोनों तरंगों के बीच कलांतर कितना होगा। और पाथ डिफरेंस को हिंदी में बोलेंगे पथांतर। पाथ डिफरेंस है ना, पथांतर कहेंगे। और यहां से हम समझना चाहते हैं कि अगर 2 तरंगे एक दूसरे से मिलकर संपोषी अध्यारोपण कर रही है तो उनके बीच कलांतर कितना होना चाहिए। संपोषी अध्यारोपण कर रही हैं तो उनके बीच पथांतर कितना होना चाहिए, ये हम लोग समझना चाहते हैं। कला और पाथ लेंथ, इसके बारे में थोड़ा सा समझने की जरूरत है। एक चीज आप देखो, मैं यहां पर और आपको दिखाता हूं, कहीं से भी समझ सकते हैं आप इसको, कहीं से भी देख लो इनमें से।
यहां से देख लेते हैं इस वेव से। यहां से इस वेव का एक पूरा चक्कर हो रहा है, यहां पर एक चक्कर हो रहा है। हाफ साइकिल, आधा चक्कर ऊपर है, आधा चक्कर नीचे, तो यहां पर पहुंचेगी वेव का पूरा एक चक्कर हो गया। एक चक्कर में तरंग, एक चक्कर में तरंग जितनी डिस्टेंस चल लेती है, इसी को हम उसकी क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। एक पूरा चक्कर में वेव जितनी दूरी निकल जाती है, इसको हम उस तरंग की तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो ये लंबाई कितनी होगी? लैम्डा। कहां से कहां तक? यहां से यहां तक, परिणामी वेव की तरंग दैर्ध्य होगी। एक चक्कर पूरा करने में उसका फेज कितना बदल जाता है, कला कितना परिवर्तन आ जाता है? आंसर है 2 पाई के बराबर फेज में डिफरेंस आ जाता है। कितने के बराबर डिफरेंस आ जाएगा? 2 पाई के बराबर। भाई एक चक्कर पूरा अगर चल लेगा तो 0 से चलना शुरू किया, यहां 90 डिग्री, 180 डिग्री, फिर और नीचे आके 270, और फिर यहां पर आएगा तो एक चक्कर 360 का हो जाएगा। 360 मतलब 2 पाई। तो जब भी कोई वेव एक कंप्लीट साइकिल चलेगी ना, तो वो कितना लंबा रास्ता तय करेगी? लैम्डा। उसकी कला में कितना फर्क आ जाएगा? 2 पाई। अब आपको नहीं लगता कि एक चक्कर में कला में कितने का अंतर आ गया? 2 पाई। पथ में कितने का अंतर आ गया? लैम्डा का। इसका मतलब है 2 पाई कलांतर जो होगा वो लैम्डा पथांतर के बराबर होगा। देखो ना आप इस पे, 2 पाई कलांतर लैम्डा पथांतर के बराबर होता है। तो एक चीज ये भी आपको दिमाग में रखना है। कहां लिख दूं मैं? यहां लिख देते हैं। 2 पाई कलांतर किसके बराबर हुआ करेगा? लैम्डा पथांतर के बराबर होगा। मतलब अगर एक लैम्डा पथ का अंतर है तो कला का अंतर कितना होगा? 2 पाई। ठीक है, चलिए अब इसको देखिए। हमें यही देखना है, मैंने हेडिंग बनाई है कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। अब हम सिर्फ कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन की बात करेंगे और उसके लिए कलांतर कितना होना चाहिए, पथांतर कितना होना चाहिए, इसकी चर्चा करेंगे। एक लाइट सोर्स यहां पर रखा हुआ है और एक लाइट सोर्स यहां पर रखा हुआ है। दोनों के सुरंग से सुरंग, गर्त से गर्त मिल रहे हैं। आप चेक कर लीजिए, मिल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये कौन सा सुपरपोजिशन होगा? आंसर है ये संपोषी अध्यारोपण है, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन है। ये तो सबको क्लियर हो गया आप देख करके, यहां पे हम समझ के आए हैं। अगर ये संपोषी अध्यारोपण है, कलांतर दोनों का चेक करिए। इसका एक चक्कर यहां पर हुआ, मैं ऊपर साइड में कला लिखूंगा और नीचे साइड हम उसका पाथ लेंथ लिखेंगे। यहां से यहां तक कितना कला में डिफरेंस आएगा? 2 पाई। फिर एक चक्कर और चले गए तो 4 पाई। फिर एक चक्कर और चले गए तो 6 पाई। फिर और 8 पाई। और यहां पर कितना भैया आ जाएगा? 9 पाई, 10 पाई आएगा। 2 पाई, 2 पाई, 2 पाई, 2 पाई का डिफरेंस आ रहा है। इस वाली वेव का देखो, या पथ का अंतर देख लो आप। ये यहां से जब यहां जाएगी तो कितना लंबा रास्ता तय कर लिया? लैम्डा। एक चक्कर और चल दिया तो 2 लैम्डा। वेरी गुड। एक चक्कर और चल दिया तो यहां से एक चक्कर, यहां से ये कितना आ गया? 3 लैम्डा। फिर यहां से एक चक्कर यहां पर 4 लैम्डा। फिर यहां से एक चक्कर यहां पर, ये कितना आ जाएगा? 5 लैम्डा। समझ आ गया? तो लैम्डा हमेशा कला का हाफ रहेगा। अगर कलांतर 2 पाई का है तो पथांतर 1 लैम्डा का होगा। कलांतर 4 पाई का है तो पथांतर 4 का हाफ 2 लैम्डा का रहेगा। कलांतर 6 पाई का है तो पथांतर 6 का हाफ 3 लैम्डा का रहेगा। आप देख लो ना, ये तो यहीं से दिख रहा है हमको, है ना? इसमें तो कोई नई चीज है नहीं, मैंने जबरदस्ती तो लिख नहीं दिया। अब आप इसका भी यही लिख लो जरा, इसका भी लिख लो। तो यहां पर एक चक्कर कंप्लीट हुआ, कलांतर कितना? 2 पाई, पथांतर लैम्डा। अगला चक्कर यहां से कंप्लीट हुआ, कलांतर 4 पाई,
पथांतर 2 लैम्डा। अगला चक्कर यहां से कंप्लीट हुआ, कलांतर 6 पाई पथांतर 3 लैम्डा। अगला चक्कर यहां से कंप्लीट हुआ, कलांतर 8 पाई पथांतर 4 लैम्डा। ये यहां पर अगला चक्कर कंप्लीट हुआ, कलांतर 10 पाई पथांतर 5 लैम्डा। कौन सा अध्यारोपण है, संपोषी है कि विनाशी है? संपोषी अध्यारोपण है। कैसे मालूम पड़ा आपको? श्रृंग से श्रृंग और गर्त से गर्त चल रहे हैं, संपोषी अध्यारोपण है, ये हमको यहां से पता चल गया। अब हम कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, संपोषी अध्यारोपण की शर्तें निकालना चाहते हैं। अब पर्दे पर जो दोनों वेव्स पहुंच रही हैं उनके बीच हमें दो चीजें चाहिए, कला का अंतर चाहिए और उनके बीच पथ का अंतर चाहिए। यहां पर जो वेव पहुंची कितनी कला पर पहुंची? 10 पाई। ये वाली वेव कितने कला पर पहुंची? 10 पाई। तो दोनों के बीच कितने का कला अंतर आया? कला का अंतर दोनों का कितना होगा? पहली वेव जब पर्दे पर पहुंची कितना फेज है? 10 पाई। दूसरी वेव पर्दे पर पहुंची, क्या फेज है? तो दोनों का अंतर कितना हुआ? 20 पाई, 0 पाई। सिंपल सी चीज है यार, 10 पाई में 10 पाई माइनस करो ना, अंतर तो निकाल रहे हैं, तो कितना आएगा? तो फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा? 0 पाई का मतलब 0। वो हमने कहां पर लिख दिया? कलांतर में लिख दिया। पथांतर बताइए, ये वेव जब यहां पहुंची कितना लंबा रास्ता तय करके पहुंची? 5 लैम्डा। ये वेव वहां पर पहुंची कितना लंबा रास्ता तय करके पहुंची? 5 लैम्डा। तो दोनों के पथ में कितने का अंतर है? 0। और ये कौन सा अध्यारोपण हो रहा है? संपोषी अध्यारोपण हो रहा है। देख रहे हैं आप? ठीक है, ये हमने यहां से देख लिया। अब हम इसमें थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं, कर दें इसी में करेंगे हम चेंज, अलग से नहीं करेंगे भाई, नहीं तो हमें बहुत सारे फिगर बनाने पड़ेंगे। फिर इसी में मैं चेंज कर दूंगा और इस वेव का दोनों के सोर्स अभी यहां S1 यहां S2 यहां रखा था। अब हम इन दोनों में से एक सोर्स को थोड़ा सा पीछे कर देंगे। तो ये जो सोर्स अभी यहां रखा है ना, इसको हम पीछे कर देंगे, इतना पीछे कर देंगे हम इस सोर्स को। तो ये S2 अब यहां के बजाय कहां पर आ जाएगा? ये S2 अब यहां के बजाय यहां पर आ जाएगा। समझ रहे हैं आप? अब अगर यहां पर आ गया तो इसकी कला और इसका पाथ लेंथ दोनों क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे दोनों। ठीक है, देखिए अब आप ये सोच सकते हो कि आपने इसको इतना ही पीछे क्यों कर दिया, जाकर के इतना पीछे कर देते, केवल एक आधा चक्कर काट देते, यहां से चलने देते इसको। पर हम तो दोनों के बीच कंपेयर करना चाहते हैं ना, दोनों के बीच क्या करना चाहते हैं? तुलना करना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि दोनों के बीच कला का अंतर कितना है और दोनों के बीच पथ का अंतर कितना है। और तुलना कैसी होती है? तुलना तो तब होती है जैसे आपको दो लोगों में से कौन तेज दौड़ सकता है, कौन धीमा दौड़ सकता है, ये अगर मुझे कंपेयर करना है तो मैं दोनों को स्टार्टअप तो मुझे सेम देना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं एक को 2 किलोमीटर पीछे से दौड़ा दो और एक को यहां से दौड़ा दो, फिर दोनों की तुलना कर लो। तो कंपेयर तो तभी हो सकता है जब दोनों वेव्स का स्टार्टअप कैसा देंगे आप, सेम। अगर एक वेव स्टार्ट होके पहले ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है, तो ये वाली वेव भी पहले स्टार्ट होके कहां जानी चाहिए? ऊपर, फिर इसको नीचे आना चाहिए। अगर आप सोचते हो कि केवल इतना खिसका दो, इतना खिसकाते तो वेव ऐसी थी, इसकी स्टार्टिंग में पहले ऊपर जाता था फिर नीचे आता था, इसकी स्टार्टिंग में पहले नीचे जाता है फिर ऊपर आता है। तो हमें दोनों को अगर कंपेयर करना है तो दोनों की स्टार्टिंग कैसी देनी चाहिए? सेम स्टार्टिंग देनी चाहिए मुझे, इसलिए मुझे पूरी एक वेव ही पीछे खिसकानी पड़ गई। तो वो सोर्स यहां, ये सोर्स यहां कर दिया। अब आप पहले मुझे बता दीजिए कि ये संपोषी है कि विनाशी अध्यारोपण है? संपोषी है, क्यों? क्योंकि अभी भी श्रृंग से श्रृंग और गर्त से गर्त मिल रहा है, तो ये विनाशी नहीं हुआ, अभी भी ये संपोषी है। लेकिन इस वक्त कला और पथ के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। एक चक्कर यहां पर तो कला कितनी? 2 पाई, यहां पथ लेंथ लैम्डा, ये 4 पाई, पथ लेंथ
2 लैम्डा, यहां 6 पाई, पाथ लेंथ 3 लैम्डा, यहां 8 पाई और पाथ लेंथ 4 लैम्डा। अध्यारोपण कौन सा है? संपोषी। तो संपोषी की ही शर्तें हम निकाल रहे हैं। अब बताइए, ये वेव भी पर्दे पर पहुंची, ये वेव भी पर्दे पर पहुंची, अध्यारोपण अभी भी संपोषी है, कंस्ट्रक्टिव है, पर दोनों के बीच फेज डिफरेंस बताइए कितना है? ये 10 पाई फेज पर है, ये 8 पाई फेज पर है, तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है? 2 पाई। इसकी पाथ लेंथ 5 लैम्डा और इसकी पाथ लेंथ कितनी है? 4 लैम्डा, तो दोनों के बीच पथांतर कितना है? लैम्डा। इसका मतलब है कि अगर दो तरंगों के बीच का कलांतर 0 होगा, दो तरंगों के बीच का कलांतर 2 पाई होगा, तो वो तरंगे मिलकर के कौन सा अध्यारोपण करेंगी? संपोषी अध्यारोपण करेंगी। पथांतर के बारे में बताइए कि अगर दो तरंगों के बीच का पथांतर 0 होगा या उन दो तरंगों के बीच का पथांतर लैम्डा होगा, तो वो दोनों तरंगे मिलकर कौन सा अध्यारोपण करेंगी? संपोषी अध्यारोपण करेंगे। तो संपोषी अध्यारोपण को हम कलांतर से भी समझ रहे हैं और पथांतर से भी समझ रहे हैं। ये दो निकाल लिए, एक और निकालेंगे क्योंकि अभी इसका आइडिया नहीं मिला कि आगे क्या होने वाला है। तो हम एक काम और करेंगे। ये चीज समझ आ गई सभी को? नहीं समझ में आया? अब फिर से हम इस सोर्स को थोड़ा आगे पीछे और खिसकाएंगे हम जरा, तो इसके फिर कला और ये सब बदल जाएंगे, तो इसको हम हटा देते हैं यहां से। इस सोर्स को थोड़ा सा फिर पीछे खिसका देना चाहते हैं, और कितना पीछे? पूरी एक वेव पीछे खिसकाएंगे। जैसे कि मैंने बोला, आप ये सोच सकते हो, हमसे पूछ सकते हो कि आपने इसको खिसका के केवल यहां क्यों नहीं रखा? अगर हम यहां रखेंगे तो संपोषी व्यतिकरण के लिए मुझे पहले कहां ले जाना पड़ेगा? नीचे ले जाना पड़ेगा। इसकी स्टार्टिंग में यू कहां जाता है? सबसे पहले ऊपर, और इसकी स्टार्टिंग में सबसे पहले नीचे चले जाना पड़ेगा, तो ये कंपैरिजन का तरीका गलत हो जाएगा हमारा। तो हम दोनों को स्टार्टअप सेम देना चाहते हैं। सेम शुरुआत दीजिए, फिर जो आगे निकलेगा वो ज्यादा पावरफुल। तुलना तो तभी हो सकती है ना, तो इसलिए तुलना के लिए मैं दोनों को स्टार्टअप सेम देना चाहता हूं। ये H2 सोर्स अब मैंने यहां पर कर दिया। ये बात समझ में आ गई है ना आपको? अच्छा, अब इसका देखो, यहां पर एक चक्कर कंप्लीट हुआ, तो ये फेस कितना? 2 पाई लैम्डा पाथ। फिर एक चक्कर यहां कंप्लीट हुआ तो फेस 4 पाई, पाथ लेंथ 2 लैम्डा। एक चक्कर यहां कंप्लीट हुआ तो फेस 6 पाई, पाथ लेंथ 3 लैम्डा। ठीक है। अब कौन सा सुपरपोजिशन है? क्या ये संपोषी है या ये विनाशी अध्यारोपण है? अभी भी संपोषी है, पर अब दोनों के बीच कलांतर कितना आ गया है? 10 पाई 6 पाई। कितना कलांतर? 4 पाई। पथांतर कितना? 2 लैम्डा। अब ये तीन चीजें हमने देख ली ना कलांतर और पथांतर में। अब आगे का माजरा हमको धीरे धीरे समझ में आने लगा कि अगला अगर हम और खिसका के बनाएंगे तो आगे क्या आने वाला होगा। आपको समझ आ रहा है? 0 2 पाई 4 पाई, आगे क्या मिलेगा? 6 पाई, उसके बाद 8 पाई। ऐसा कलांतर हमें मिलेगा। ऐसे ही ये 0 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा, ऐसे। इसका मतलब यह हुआ कि दो तरंगों के बीच संपोषी व्यतिकरण होगा अगर उनके बीच का कलांतर 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो, 8 पाई हो, डॉट डॉट। अगर पर्दे पर पहुंचने वाली दो तरंगों के बीच का कलांतर यह है तो पर्दे पर संपोषी अध्यारोपण ही आपको मिलेगा। समझ रहे हैं आप? और अगर कलांतर पथांतर से कोई पूछे कि दो तरंगों के बीच कितना पथांतर होने से पर्दे पर आपको संपोषी अध्यारोपण मिलेगा, तो आंसर है अगर दो तरंगों के बीच का पथांतर 0 है, 1 लैम्डा है, 2 लैम्डा है, 3 लैम्डा है, 4 लैम्डा है, 5 लैम्डा है, तो उस सिचुएशन पर आपको पर्दे पर संपोषी अध्यारोपण ही मिलता रहेगा। तो संपोषी अध्यारोपण आपसे दो तरह से पूछा जा सकता है, कलांतर के माध्यम से भी और पथांतर के माध्यम से भी। समझ रहे हैं आप? इसका हमने एक जनरल बना दिया फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला क्या बनाएंगे? जनरल फॉर्मूला बना देंगे 2n पाई। 2n पाई, जहां n क्या चीज होगी? जहां n की वैल्यू होगी 0,
1 2 3 4 डॉट डॉट ऐसे। कैसे? आप n की जगह जब 0 लिखोगे तो ये 0 कलांतर आ जाएगा, n की जगह 1 लिख दोगे तो 2 पाई आ जाएगा, n की जगह 2 लिख दोगे तो 4 पाई आ जाएगा, 3 लिख दोगे तो 6 पाई आ जाएगा। तो ये एक जनरल फॉर्मूला बन गया, ये जनरल फॉर्मूला बन गया। पाई का कैसा गुणक होना चाहिए? सम गुणक। ठीक है, पाई का सम गुणक होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद पाथ डिफरेंस में भी ऐसा एक जनरल फॉर्मूला जरा बना के बताओ। डॉट 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 पाथ डिफरेंस के लिए क्या बनाएंगे आप? n लैम्डा। बस, इसमें 2n लैम्डा नहीं, n लैम्डा, जहां n का मान कहां से स्टार्ट होगा? 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अगर आप इसमें n की जगह 0 लिख दोगे तो ये 0 मिल जाएगा, 1 लिख दोगे तो 1 लैम्डा मिल जाएगा, 2 लिख दोगे तो 2 लैम्डा मिल जाएगा, 3 लिख दोगे 3 लैम्डा मिल जाएगा, 4 से 4 लैम्डा मिल जाएगा। ये होता रहेगा। इसको हम क्या बोलेंगे? लैम्डा का ये कौन सा गुणज है? लैम्डा का सम तो नहीं है, देखो ये यहां पर देखो 2 3 4 आ रहे हैं, 2 4 6 8 आ रहे थे, तो ये पाई के सम गुणज थे। ये लैम्डा का कौन सा गुणज है? पूर्ण गुणज है। लैम्डा का पूर्ण गुणज। ठीक है ना, ये पाई का सम गुणज और ये है लैम्डा का पूर्ण गुणज। तो अगर अब आपसे कोई पूछेगा कि बताइए समपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर की क्या शर्त है? आंसर है समपोषी अध्यारोपण के लिए दोनों तरंगों के बीच का कलांतर 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई डॉट 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 2n पाई होना चाहिए, अर्थात पाई का समगुणज होना चाहिए। दूसरा, समपोषी अध्यारोपण के लिए दोनों तरंगों के बीच का पथांतर कितना होना चाहिए? तो आंसर है समपोषी अध्यारोपण के लिए दोनों तरंगों के बीच का पथांतर 0 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा डॉट 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 n लैम्डा होना चाहिए, अर्थात लैम्डा का पूर्ण गुणज होना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? जब कलांतर समगुणज होता है तो हम इसको बोलते हैं समान कला में मिलना। इसको क्या बोला जाता है? समान कला में मिलना। समझ आ रहा है आपको? तो ये इसका मतलब है अगर दो तरंगें पर्दे पर पहुंचने पर समान कला में मिलती हैं तो भी उनके बीच होने वाला अध्यारोपण कैसा होगा? समपोषी अध्यारोपण होगा। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस में हम बात कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमने शर्त निकाल ली किसकी? कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन की। आपको समझ आया ये? आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम विनाशी अध्यारोपण की भी यही शर्तें आपको निकाल के दिखा देते हैं। आप तेजी से हाथ चला लीजिए। डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन की कंडीशन सब हम देखना चाहते हैं। डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के लिए वेव्स को कैसे चलना चाहिए कि एक वेव का स्रंग हो तो उस वक्त दूसरी वेव का क्या होना चाहिए? गर्त होना चाहिए। एक वेव का अगर स्रंग है तो दूसरी वेव का क्या चाहिए हमको? गर्त चाहिए। तो मैं एक सोर्स यहां रखूंगा और एक सोर्स यहां पर रखूंगा। इस बार दोनों सोर्स हम इस जगह नहीं रख सकते हैं। ये देखिए हम वेव बना रहे हैं, आप गौर से देखिए इसको। ऐसी बनाई हमने वेव। अब आप देखें जहां जहां इस वेव का गर्त है वहां इसका स्रंग है, और जहां पर इसका स्रंग है वहां इस वेव का क्या आ गया? तो ये कौन सा अध्यारोपण करेंगी दोनों वेव्स मिलकर के? विनाशी अध्यारोपण करेंगी, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन करेंगी। इतना तो सबको क्लियर हो गया? ठीक। अब हमको इनके लिए भी निकालना है कि कंडीशन इनकी क्या है, शर्तें क्या है इनके लिए, कि अगर दो वेव्स पर्दे पर पहुंचकर डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन करती हैं, विनाशी अध्यारोपण करती हैं, तो उनके लिए कलांतर की क्या शर्त है?
उनके लिए पथांतर की क्या शर्त है, ये हम पता लगाना चाहते हैं। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आप सोचोगे कि दोनों को यहां से स्टार्ट क्यों नहीं किया। अगर हम इसको यहां से स्टार्ट और इसको यहां से स्टार्ट करते तो हमें दो बातें देखनी थी। पहली चीज तो उसके सुरंग से इसका क्या मिलना चाहिए, गर्त। अब अगर हम यहां से स्टार्ट करते और इसके सुरंग से इसका गर्त मिलाने के चक्कर में पड़ जाते तो हमको वेव किधर की तरफ पहले बनानी पड़ती, नीचे की तरफ बनानी पड़ती। जबकि हमने बोला क्या है आपको, तुलना आप तभी कर सकते हो जब दोनों को सेम तरीके से स्टार्ट करोगे। आप इसको स्टार्ट करके पहले ऊपर ले जा रहे हो, इसको स्टार्ट करके पहले नीचे ले जा रहे हो, तो तुलना तो गड़बड़ हो जाएगी ना। इसलिए ये वाला तरीका हम यूज नहीं करेंगे। तो हमने सोर्स को थोड़ा खिसका लिया। अब दोनों बातें हो गई, इसके गर्त से इसका सुरंग मिल गया, इसके सुरंग से इसका गर्त मिल गया, एक चीज। दूसरा, दोनों को स्टार्टअप भी सेम मिल गया। देखो ये भी ऊपर जा रही स्टार्ट होके, ये भी ऊपर जा रही स्टार्ट होके। अब कंपैरिजन हम कर सकते हैं। समझ आ रहे ना आपको। अच्छा, तो चलिए करते हैं कंपैरिजन। इसका एक चक्कर यहां से पूरा हुआ तो यहां पर फेज कितना आएगा, 2 पाई, और पाथ लेंथ कितनी आएगी, लैम्डा। फिर अगले चक्कर पे यहां पर क्या होगा, 4 पाई पाथ लेंथ 2 लैम्डा। फिर अगले चक्कर पे 6 पाई पाथ लेंथ 3 लैम्डा। फिर अगले चक्कर पे 8 पाई और पाथ लेंथ 4 लैम्डा। अब ये पूरा एक चक्कर नहीं है, आधा है खाली। तो जब एक चक्कर चलते हैं तो फेज कितना बढ़ता है, 2 पाई। आधे के लिए फेज कितना बढ़ेगा, पाई। तो यहां 8 पाई है तो आधे के लिए फेज यहां बढ़ के क्या हो जाएगा, 9 पाई। ये बात समझ में आया ना आपको। अच्छा, जब पूरा एक साइकिल चलते हैं तो पाथ कितना बढ़ता है, 1 लैम्डा। यहां तो आधा ही चल रहे हैं तो हाफ लैम्डा बढ़ पाएगा केवल। 4 लैम्डा यहां तक आ गया था, आधा लैम्डा और बढ़ रहे हैं, 4.5 लैम्डा। या आप लिख सकते हैं 4.5 लैम्डा। बात वही है, 4.5 लैम्डा। अब फिर से यही शर्तें मुझे निकाल के लानी है। अब आप मुझे बताइए, दोनों का फेज डिफरेंस देखिए। पर्दे पर जब ये दोनों वेव्स पहुंची, इन्होंने कौन सा सुपरपोजिशन किया है, कंस्ट्रक्टिव की डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन किया है। अब प्लीज मुझे ये बताइए, दोनों के बीच फेज का डिफरेंस कितना है, कला का अंतर बोलिए। ऊपर वाली की कला पर्दे पर क्या लेकर पहुंची है, 10 पाई। इसकी फेज कितनी है, 9 पाई। तो दोनों का कला में अंतर कितना आ गया, 0 का नहीं आया। देखो इस बार पाई का कला अंतर आया। ये कितना फेज, कितना पाथ डिफरेंस है इसका, पाथ लेंथ है 5 लैम्डा और इसके रास्ते की कुल लंबाई कितनी है, 4.5 लैम्डा। तो 5 लैम्डा और 4.5 लैम्डा का अंतर बताओ, 0.5 लैम्डा मतलब आधा लैम्डा। आधा लैम्डा का ये कहने का मतलब है 1/2 लैम्डा। समझ में आया। और वैसे भी देखो ना, जब 2 पाई कलांतर होता है तो 1 लैम्डा पथांतर होता है। तो जब 1 पाई कलांतर होगा तो आधा लैम्डा पथांतर आएगा। तो 1 पाई कलांतर है तो आधा लैम्डा पथांतर है। कुछ खराब नहीं है, ठीक तो है सब कुछ। अब ये हमने इस कंडीशन पे देखा। हमें हर बार कैसा देखना है, डिस्ट्रक्टिव के लिए ही चेक करना है। अब हम सोर्स को ना थोड़ा सा आगे पीछे इसको शिफ्ट करते हैं। तो इस सोर्स को हम यहां से शिफ्ट करके इतना खिसका देते हैं, यहां तक ले आते हैं। फिर से वही क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी आपसे पूछ सकता है कि आपको जब खिसकाना था तो इतना खिसकाते, इतना पूरी एक वेव क्यों खिसका दी। क्योंकि अगर आधा खिसकाएंगे हम तो हमें डिस्ट्रक्टिव भी करना है, स्टार्टअप भी दोनों को सेम देना है, नहीं कर सकते हम। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। अगर हम आधा खिसकाएंगे तो पूरा एक वेव खिसका देंगे, दोनों चीजें सेम आ जाएंगे। देखो अभी भी डिस्ट्रक्टिव है कि नहीं है, इसके सुरंग से इसका गर्त, इसके गर्त से इसका सुरंग और इसके सुरंग से इसका गर्त मिल रहा है और दोनों की स्टार्टिंग भी सेम ऊपर की तरफ से हो रही है। अगर आधा खिसकाओगे आप, आधी वेव के बराबर लेंथ खिसकाओगे ना, आप दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। दोनों को स्टार्टअप सेम नहीं मिलेगा या फिर दोनों का कहते ना ये कि डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन नहीं बना पाएंगे आप। तो दोनों चीजें हमको चाहिए, इसलिए पूरी एक वेव ही आपको खिसकानी पड़ेगी, शिफ्ट करनी पड़ेगी। तो ये सोर्स अब यहां के बजाय हम कहां लेके आ गए, ये सोर्स हम यहां लेके आ गए। अब इसके मुताबिक इसका फेज, इसका पाथ लेंथ सब अब चेंज हो जाएंगे।
चलो अब इसके हिसाब से बताइए क्या होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग देखिए, इसका एक चक्कर यहां पूरा हुआ तो यहां कितना फेज 2 पाई, पाथ लेंथ लैम्डा। अगला चक्कर यहां पर फेज कितना 4 पाई, पाथ लेंथ 2 लैम्डा। फेज कितना 6 पाई, पाथ लेंथ 3 लैम्डा। अब ये केवल आधा जाना है आपको, पूरा एक साइकिल नहीं मिला आपको। आधे साइकिल में पाई कितना बढ़ेगा 1 पाई, तो ये 7 पाई हो जाएगा। और लैम्डा कितना बढ़ेगा आधा लैम्डा, तो 3 लैम्डा और हाफ लैम्डा, 3 एंड हाफ लैम्डा, 3 एंड हाफ लैम्डा। समझ आ रहे हैं? अब आप फिर से बताइए ये अध्यारोपण कौन सा है, संपोषी की विनाशी? अभी भी विनाशी अध्यारोपण ही है ये। और विनाशी अध्यारोपण में इस वक्त दोनों के बीच का कलांतर देख के बताओ कितना है। ये 10 पाई है और ये 7 पाई है, 3 पाई का कलांतर है। पथांतर कितना है 5 लैम्डा और 3.5 लैम्डा, 3 और आधा लैम्डा। 5 और 3.5 में कितने का डिफरेंस आएगा 1.5 का। 1.5 का मतलब 3/2 का है ना, तो ये कितना आ जाएगा 3/2 लैम्डा। समझ आया कुछ आपको? अच्छा एक और खिसका लेते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं एक बार और। तो ये सोर्स हमने शिफ्ट करके यहां रख दिया आकर के। अब यहां S2, पहले यहां था S2, फिर यहां लाए इस जगह पर, अब यहां पर लेके आए। अभी भी एक वेव का स्रंग दूसरी वेव के गर्त से ही मिल रहा है। इसका मतलब है अध्यारोपण तो अभी भी कैसा है, अध्यारोपण अभी भी विनाशी है, पर कलांतर और पथांतर में परिवर्तन आ जाता है। यहां से यहां तक कितना कला 2 पाई, पाथ लेंथ लैम्डा। ये 4 पाई, पाथ लेंथ 2 लैम्डा। और ये आधे ही चक्कर भर रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा 5 पाई। और ये हाफ लैम्डा जाएगा 2 एंड हाफ, मतलब जिसे आप बोलते हो 2.5 लैम्डा। ठीक है, अब फिर से दोनों देखो, दोनों में कौन सा अध्यारोपण है, विनाशी है कि संपोषी है? विनाशी अध्यारोपण है। विनाशी अध्यारोपण है तो शर्त तो यही लिख लेंगे हम। कलांतर दोनों का कितना है 5 लैम्डा, पथांतर 5 लैम्डा और 2.5 लैम्डा। ओ एम सॉरी 5 पाई। और बेटा ये कितना आएगा 5/2 लैम्डा। देख रहे हैं आप? अब जब 3 कंडीशंस हमने निकाल ली तो अब तो आपको भी समझ में आने लगा होगा धीरे धीरे कि अगला पॉइंट क्या आने वाला है। बताओ कला में अगला पॉइंट कलांतर में क्या आएगा 1 पाई, फिर 3 पाई आया, फिर 5 पाई आया, 1 3 5, तो आगे क्या आने वाला है 7 पाई, फिर आगे 9 पाई, और ऐसे आते जाएंगे ये नंबर। ये बात समझ में आ गई? तो जनरल फॉर्मूला हम इसका क्या बना लेंगे, जनरल बना लेंगे 2n+1 पाई, जहां n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, जहां n 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट। कैसे? आप n की जगह 0 लिखिए तो ये टर्म 0 हो जाएगा, 1 पाई आ जाएगा। 1 लिखिए तो 3 पाई आ जाएगा। 2 लिखेंगे तो 2 दूना 4 और 1 5 पाई आ जाएगा। 3 लिखेंगे 3 दूना 6 1 7 पाई आ जाएगा। ये जनरल फॉर्मूला बन गया। और इसको देखकर हम कह सकते हैं कि ये पाई का कौन सा गुणज है, विषम गुणज है, क्योंकि 1 3 5 अरे 1 3 5 7 9, ठीक है ना। ये लैंग्वेज है ना इंग्लिश हो जाती है, आधी हिंदी और आधी अंग्रेजी आपकी वजह से। चलिए खैर कोई बात नहीं है। और मैं क्या लिखने जा रहा था, पाई का कौन सा गुणज है बेटा, पाई का विषम गुणज। बउआ देखो भैया समझ आ गया। तो हम इसको देख के क्या बता सकते हैं, अगर कोई हमसे पूछेगा कि विनाशी अध्यारोपण हो रहा है, कलांतर के बारे में बताइए, तो आंसर है जब पर्दे पर पहुंचने वाली 2 तरंगों के बीच का कलांतर पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई डॉट 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 2n+1 पाई के बराबर होगा, अर्थात पाई का विषम गुणज होगा। उस समय पर्दे पर कौन सा अध्यारोपण होगा, विनाशी अध्यारोपण।
अब विनाशीय अध्यारोपण वाली यही बात, थोड़ा सा पाथ के बारे में बता दीजिए हमको। चलिए देखिए, 1/2, 3/2, बटे 2 तो सब में आ रहा है, बस 1, 3, 5 होता जा रहा है ऊपर। अगला वाला क्या आएगा? वेरी गुड, 7/2 लैम्डा। नेक्स्ट 9/2 लैम्डा, डॉट 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 डॉट। इसमें क्या कर लेंगे हम? 2n+1/2 लैम्डा। ये इसका जनरल फॉर्मूला बनेगा, जहां n की वैल्यू क्या होगी? 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट। कैसे? आप n की जगह 0 लिखिए, 1/2 लैम्डा। n की जगह 1 लिखिए, 2 1 कम 2 1 3, 3/2 लैम्डा। 2 लिखिए, 2 2 4 + 1, 5/2 लैम्डा आ जाएगा। और इसे लैम्डा का कौन सा गुणक बोलेंगे आप? लैम्डा को तो हम कोई गुणक नहीं बोल सकते, हम λ/2 का बोल सकते हैं विषम गुणक। λ/2 का 1, λ/2 के साथ 3, λ/2 के साथ 5, λ/2 के साथ 7, λ/2 के साथ 9, तो हम बोल सकते हैं λ/2 का विषम गुण। λ/2 का विषम गुणज। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पर्दे पर पहुंचने वाली दो तरंगों के बीच का पथांतर, पर्दे पर पहुंचने वाली दो तरंगों के बीच का पथांतर λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2, 9 λ/2 आदि है, अर्थात λ/2 का विषम गुणज है, तो पर्दे पर कौन सा अध्यारोपण प्राप्त कर पाएंगे आप? विनाशी अध्यारोपण मिलेगा आपको। ठीक है, और पर्दे पर डार्कनेस आपको मिल जाएगी। जब विषम गुणज होता है तो इसे हम बोलते हैं विपरीत कला में मिलना। इसको और क्या बोला जाता है? विपरीत कला में मिलना बोला जाता है कि तरंगे एक दूसरे से कैसे मिलती हैं? विपरीत कला में। फिर से ये आ गया आपका पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बारे में बातें, और हमने कोई कैलकुलेशन नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ किससे समझा है? ग्राफ से। तो ये हमारे समझने का कौन सा मेथड है? ये हमारे समझने का ग्राफिकल मेथड है। समझ में आया? तो बताइए, पर्दे पर पहुंचने वाली दोनों तरंगों के बीच का अध्यारोपण समपोषी अगर है तो उनके बीच कलांतर के बारे में क्या जानते हैं आप? आंसर है कलांतर। अगर दो तरंगे, पर्दे पर पहुंचने वाली दोनों तरंगे आपस में समान कला में मिलती हैं तो उनके बीच कौन सा अध्यारोपण होगा? समपोषी अध्यारोपण। अगर पर्दे पर पहुंचने वाली दोनों तरंगे एक दूसरे से विपरीत कला में मिलती हैं तो पर्दे पर कौन सा अध्यारोपण मिलेगा? विनाशी अध्यारोपण। समपोषी अध्यारोपण होगा, ब्राइटनेस ज्यादा होगी। विनाशी अध्यारोपण होगा तो ब्राइटनेस 0 मिलेगी या कम मिलेगी, डार्कनेस वहां पर मिलेगी आपको। और न सिर्फ फेज डिफरेंस बल्कि पाथ डिफरेंस से भी समझा, अभी कोई कैलकुलेशन नहीं किया, सिर्फ ग्राफ से हमने समझा हुआ है। तो ये हमारा ग्राफिकल मेथड है। इसके बाद हम लोग एडॉप्ट करेंगे एनालिटिकल मेथड, गणितीय कैलकुलेशन करेंगे उनसे सॉल्व करके, फिर यही करके दिखाएंगे हम आपको। समझ आ रहे हैं आपको? तो इस तरीके से आज हमने देखा समपोषी अध्यारोपण और विनाशी अध्यारोपण। इससे आगे की जो चीजें हैं, इसका जो एनालिटिकल मेथड है उसको भी हम लोग समझेंगे, लेकिन अगली क्लास पे समझेंगे। ठीक है, तो आज फिजिक्स में इतना ही रखते हैं, चलते मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।